और गिट्टी बालू जो है उसके साथ है। तो जहाँ खनन विभाग से खनन के जगह स्थल से जहाँ से वो आता है, बिना उसका जो है टैक्स दिए हुए वो लोग ला नहीं रहे हैं। तो कहीं से तो ये लोग अवैध नहीं है, फिर भी यहाँ छापेमारी करके और सिर्फ सिवान जिला में इन व्यवसायियों को तंग करना और तमाम मजदूरों के पेट पर लात मारने की सिवान जिला की ओर से जो कार्रवाई हो रही है, ये घोर निंदनीय है। और इसीलिए मैंने इस मसले को मंत्री जी जो यहाँ आए हुए थे, भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी, माननीय मंत्री जी से भी मैंने कहा, सिवान के डीएम से भी मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से जो मंच मिला था, और हमने स्पीकर महोदय से भी आग्रह किया, सभी अधिकारी जो यहाँ मौजूद थे जिले के, सबसे मैंने कहा कि इन लोगों को राहत दिया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को सरल बना करके इन लोगों को तंग तबाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो सदन में बात उठेगी इनकी, अगर नहीं हुआ सदन तो सदन है, जहाँ जरूरत होगी सड़क से लेकर सदन तक, अगर लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी, गोली खाने की जरूरत पड़ी तो अमरजीत कुशवाहा इसके लिए तैयार। लेकिन अफसोस एक ही बात की है कि आप लोग समर्थन जिस सरकार को दे रहे हैं उस सरकार में व्यवसायियों को दिक्कत हो रही है। सरकार एक दिन में सारी व्यवस्था को नहीं बदलती। एक सवाल और है, 50 साल स्थापना दिवस हो गया सिवान का, लेकिन पॉल्यूशन में 1 या 2 नंबर पे है और आप लोग भी सरकार में हैं। देखिए, बात तो सही है, सरकार 2 महीना 3 महीना बने हुआ है जी, तो अभी तो इस सरकार पर कोई क्वेश्चन करने का किसी को अधिकार नहीं है। और इससे पहले जो सरकार थी, मैं मानता हूं कि वो सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। सफाई तो 3 महीना तो काफ़ी होता है ना सर। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो पहले भी थे, तो इस आधार पर कहिए तो मुख्यमंत्री जी पर तो सवाल बनता ही है। आज सिवान का स्थापना दिवस है और डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसी सिवान के धरती के एक महान व्यक्तित्व थे और इसी सिवान के धरती पर उनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी जो जन्मस्थली है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है, जीरादेव। मैंने उनका घर मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का है। तो उनका आज 138वीं जयंती समारोह था यहाँ, और साथ ही साथ सिवान जिला का आज 50वां स्थापना दिवस भी था। 1972 में सिवान जिला अपना बना था, तो दोनों कार्यक्रम एक साथ मनाया जा रहा था। मैं यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हमारे सिवान के धरती के थे, उन्होंने आज़ादी के संघर्षों में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और उनके साथ साथ इस सिवान के धरती से कई ऐसे महान पुरुष जो आज़ादी के संघर्षों में अपना बड़ा योगदान दिए थे। इसमें एक बड़ा शख्सियत का नाम है मौलाना मजरूल हक, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिल करके, और गांधी जी उनके यहाँ रहते थे और चंपारण के आंदोलन का उन्होंने संचालन किया था गांधी जी। तो उनकी दोनों लोगों की जीवन सादगी प्रतीक थे और हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे। गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। उसकी प्रशंसा डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने मौलाना मजरूल को किया करते थे उस समय में। तो सबसे पहले उस दिवस पर उनको मैं अपने हृदय से नमन करता हूँ और श्रद्धा का सुमन भी अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ सिवान जिला वासियों को भी अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस मौके पर भाषण में भी अपने कहा था कि 50 साल जिले के बने हुए हो गया और देश की आज़ादी के 75 साल लगभग हो गए हैं। 75वां वर्षगांठ मनाया गया है। लेकिन आज भी जिन सपनों को लेकर डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जिन सपनों को लेकर मौलाना मजरूल हक और जिन मैंने उद्देश्यों को लेकर के महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत की, आज भी वो अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। आज भी समाज की सबसे निचले पौधार पर जो लोग हैं, उनके जो सपने थे जिनको गांधी जी ने दिखाया था कि जब यह मुल्क आज़ाद होगा तो अंतिम आदमी का आंसू पोंछा जाएगा। अंतिम आदमी वह होता है जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि समाज का सबसे निचला जो आदमी है, अंतिम आदमी है, वो हर सुविधाओं से वंचित है
और आज तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिस संविधान को, जिस संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस संविधान को जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग किया था, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। आज उस संविधान को भी देश की बैठी हुई सरकार तहस नहस कर रही है और हमारे देश में मिनिमम आज़ादी और लोकतंत्र भी खतरे में है। तो आज हम सब लोग इस बात का संकल्प लें कि देश की आज़ादी को, देश के संविधान की हम रक्षा करेंगे और देश को तोड़ने का हर कोशिश को हम नाकाम करेंगे। हम सब लोग मिल करके सीवान के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ सीवान सिर्फ इतना ही नहीं दिया है, ये दो ही शख्सियत नहीं दिया है, बल्कि एक और भी महान शख्सियत रहा है और कई लोगों ने 1942 के आंदोलनों में शहादत भी दी है। इसी सीवान के उमाकांत सिंह जो आज़ादी के संघर्ष में 1942 में पटना के सेक्रेटेरिएट के समक्ष झंडा फहराने के लिए तिरंगा लेकर के आगे बढ़ रहे थे। वो 9वीं क्लास के छात्र थे, 7 लोग थे, 7 बच्चे थे, जिसमें सबसे आगे इसी सीवान की धरती के लाल उमाकांत सिंह थे, जिनकी शहादत हो गई। यही बगल में शहीद सराय है, जहाँ पर कई लोग 1942 के आंदोलन में अपनी शहादत दिए। तो एक तरह से कहा जाए तो सीवान की इतिहास को देखें तो आज़ादी के संघर्षों में भी बड़ी भूमिका रही है और बड़े बड़े यहाँ महान नायक पैदा हुए हैं, योद्धा पैदा हुए हैं, व्यक्तित्व यहाँ पैदा हुआ है और सीवान एक ऐतिहासिक धरती के रूप में स्थापित रही है। और आज के दौर में भी हमारे पार्टी से कॉमरेड चंद्रशेखर जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के रूप में 2 बार रहे और जब उनकी यहाँ शहादत हुई थी तो पूरे देश के लोगों ने और खासकर सीवान के लोगों ने राजेंद्र बाबू को उनमें देखा था। एक राजेंद्र बाबू को हम लोगों ने खोया है। तो सीवान में हमेशा ही ऐसे शख्सियत पैदा होते रहते हैं और सीवान गौरवान्वित है इन लोगों को लेकर के और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में इन सारे गौरव को हम लोग स्थापित करते रहें, उनसे प्रेरणा लेते रहें और हमारे पूरे सीवान वासी उन लोगों से प्रेरणा लेकर के उनके विचारों को आगे बढ़ाएं और समाज में एकता को कायम करने में अपना सहयोग करें। और जो लोग भी सामाजिक एकता को तोड़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं सीवान में लगातार जनता के मुद्दों पर कम बात होती है, सीवान के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। तो हम तो सीवान के लोगों से यही अपील करेंगे कि राजेंद्र बाबू चाहते थे कि सीवान में, देश में, दुनिया भर में एकता बने रहे, जनता आपस में लड़े नहीं बल्कि जनता अपने सवालों को लेकर आवाज़ बुलंद करे और आगे बढ़े। एक सवाल और है, 50 साल स्थापना दिवस हो गया सीवान का, लेकिन पॉल्यूशन में 1 या 2 नंबर पे है और आप लोग भी सरकार में हैं। देखिए बात तो सही है, सरकार 2 महीना 3 महीना बने हुआ है जी, तो अभी तो इस सरकार पर कोई क्वेश्चन करने का किसी को अधिकार नहीं है। और इससे पहले जो सरकार थी, मैं मानता हूं कि वो सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। सफाई तो 3 महीना तो काफ़ी होता है ना सर। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो पहले भी थे, तो इस आधार पर कहिए तो मुख्यमंत्री जी पर तो सवाल बनता ही है। और जहाँ तक पोल्यूशन की बात है तो उसके कई कारण हैं। पोल्यूशन समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। अभी तो सीवान का जो आंकड़ा आया हुआ है, कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट सीवान में मिल रहे हैं। तो यहाँ के पानी भी दूषित है। विभिन्न तरह की चुनौती है सीवान के अंदर, सीवान में। इस चुनौतियों का हम लोग को मुकाबला करना है और हम लोग तो भाई पहले विपक्ष में एमएलए थे, तब भी सीवान के समस्या को उठाते रहे। हम लोग लगातार कोशिश करते रहे कि सीवान में, अब बताइए सीवान में 3 चीनी मिलें थी, बंद हो गई। यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं है, यहाँ अच्छे जो है कोई कॉलेज नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ सकें। तो ये सारी समस्याएं, यहाँ स्वास्थ्य का देखिए बहुत बुरा हालत है। अब जो है नया सिरा से कुछ बन रहा है, तो हम लोग पहले से उठाते रहे हैं और आगे भी हम लोग की कोशिश होगी। क्योंकि हम लोग इस सरकार में सिर्फ समर्थन दिए हुए हैं, सरकार के मंत्रिमंडल में हम लोग नहीं हैं, इसलिए हम लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं कि सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, सरकार को सचेत करते रहेंगे और सीवान से पोल्यूशन की समस्या सहित तमाम समस्या का समाधान हो, इसके लिए संघर्ष सरकार से लड़ते रहेंगे। एक और सवाल, अभी ये जो व्यवसायी हैं बालू सीमेंट गिट्टी वाला, आपने भाषण में भी जिक्र किया, इनका क्या समस्या है? देखिए ये समस्या जो गिट्टी बालू विक्रेता यानी भवन निर्माण सामग्री विक्रेता जो लोग हैं जी, केवल ये समस्या उनकी नहीं है। ये समस्या
पूरा जो चैन देखिएगा तो नीचे स्तर के निर्माण मजदूरों से जुड़ा हुआ है, जिनकी तादाद लाखों के संख्या में है सीवान में और पूरे बिहार के भीतर। वो है कि अगर गिट्टी बालू की दुकानदारी चलती है, बिकती है, तो उनका माल बिक करके जो ग्रामीण स्तर पर जाता है, जहाँ पर लोग भवन निर्माण का कार्य चलाते हैं, किसी का आवास योजना के तहत घर मिला हुआ है तो वो भी उसमें खरीद कर बनाते हैं। अगर ये धंधा बंद हो जाएगा, अगर इस धंधा पर किसी तरह का जो है कार्रवाई होगी, तो उन सारे मजदूरों के रोजी रोटी जो है समाप्त हो जाएगी और उनके ज़िंदगी जो है मुहाल हो जाएगा, उनकी जीवन और मरण का प्रश्न बन जाएगा। तो एक तो ये भी मामला है। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ सिवान जिला का जो प्रशासन है या कौन एक विभाग, विशेष विभाग है पुलिस का, जो सूचना दे रहा है इन सब मामलों में कि यहाँ ये हालत हो गया है, ये हो गया है, गिट्टी बालू यहाँ ये जमा है, जब ये लोग ऑलरेडी चालान जमा करके बालू वहाँ से आता है, चालान बिना चालान के बालू नहीं आता है, बिना चालान के गिट्टी नहीं आता है, ये लोग टैक्स दे करके सब कुछ सामग्री लाते हैं, खुदरा विक्रेता हैं। और ये बात सही है कि सामान अपने दुकान में हो या दुकान के बाहर रह करके बेचते हैं, तो ये तो स्टॉकर है नहीं, ये तो खुदरा विक्रेता है। तो एक जगह लोग टैक्स दे रहे हैं और दूसरे तरफ इनसे लाइसेंस मांगा जा रहा है। लाइसेंस भी लेने के लिए यदि लोग तैयार हो रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइसेंस किस लिए होता है कि जहाँ भी लाइसेंस होगा वहाँ टैक्स देने के लिए होता है। तो ऑलरेडी टैक्स, सीमेंट का सबसे ज़्यादा टैक्स जो है यही लोग दे रहे हैं जी, छड़ का टैक्स ये लोग GST सबसे ज़्यादा भर रहे हैं, और गिट्टी बालू जो है उसके साथ है। तो जहाँ खनन विभाग से, खनन के जगह स्थल से जहाँ से वो आता है, बिना उसको उसका जो है टैक्स दिए हुए वो लोग ला नहीं रहे हैं। तो कहीं से तो ये लोग अवैध नहीं है, फिर भी यहाँ छापेमारी करके और सिर्फ सिवान जिला में इन व्यवसायियों को तंग करना और तमाम मजदूरों के पेट पर लात मारने की सिवान जिला की ओर से जो कार्रवाई हो रही है, ये घोर निंदनीय है। और इसीलिए मैंने इस मसले को मंत्री जी जो यहाँ आए हुए थे, भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी, माननीय मंत्री जी से भी मैंने कहा, सिवान के DM से भी मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से जो मंच मिला था, और हमने स्पीकर महोदय से भी आग्रह किया, सभी अधिकारी जो यहाँ मौजूद थे जिले के, सबसे मैंने कहा कि इन लोगों को राहत दिया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को सरल बना करके इन लोगों को तंग तबाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो सदन में बात उठेगी इनकी, अगर नहीं हुआ सदन तो सदन है, जहाँ जरूरत होगी, सड़क से लेकर सदन तक, अगर लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी, गोली खाने की जरूरत पड़ी, तो अमरजीत कुशवाहा इसके लिए तैयार। लेकिन अफसोस एक ही बात की है कि आप लोग समर्थन जिस सरकार को दे रहे हैं, उस सरकार में व्यवसायियों को दिक्कत हो रही है। सरकार एक दिन में सारी व्यवस्था को नहीं बदलती है, और इस सरकार कोई चुनाव हुआ और नया सरकार नहीं बनी है कि सारे पॉलिसी तुरंत चेंज कर दिए जाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो पहले में हम लोग जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पूरे देश के भीतर एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जनता के अधिकार पर हमले हो रहे थे, आज़ादी छीनने का और संविधान को नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। और यही नहीं बल्कि ये चल रहा है कि पूरे समाज को तोड़ दिया जाए। इसको एक तरह से लगाम लगाने के लिए हम लोगों ने बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इस सरकार का समर्थन करके एक नई सरकार का हम लोगों ने गठन किया है। तो असली उद्देश्य यह है देश बचाना, असली उद्देश्य है लोकतंत्र बचाना, असली उद्देश्य है आज़ादी बचाना। और सचमुच में इस कार्रवाई के जरिए भाजपा का जो लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई था, उस सरकार की ओर से जो संविधान पर हमले थे, जनता पर जो हमले थे, उसमें विराम लगा है। और अभी गुजरात का जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पसीना छूट रहा है। और आने वाले 24 के चुनाव में हम लोग जो है इस पूरे महागठबंधन को और मजबूत करके पूरे देश में एक ऐसा अलायंस खड़ा करने जा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को देश से विदा किया जा सके। इस उद्देश्य में हम लोग कामयाब हुए हैं और बाकी जनता का जो कामकाज है उसकी लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके बिहार में, और हमारी पार्टी भी उसमें अपनी सलाह दे, और हम लोग मिनिमम जनता की जो ज़रूरत है, कॉमन मिनिमम, वो उस पर एक एजेंडा पर हम लोग आगे बढ़ें। हमें उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में कोशिश करेगी और प्रयास करेगी और सफलताएं भी मिलेगी। मैं नहीं कह सकता कि अभी सरकार नई बन गई है, सब कुछ बदल गया है, अधिकारी सब पुराने ही हैं।
अफसरों का मन मिजाज भी पुराना ही है, अभी उसमें बहुत बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन लगातार आज मंत्री जी ने सीधे निर्देश दिया जी। इस भाषण में आपने सुना होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कोई भी मामला जो है पेंडिंग नहीं होना चाहिए, इस पर तत्काल रोक लगे। जो काम 5 दिन में होना चाहिए वो 50 दिन लगता है, इस पर रोक लगना चाहिए। आइंदा आकर के हम इसकी समीक्षा करेंगे और जहां कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई किया जाएगा, कहीं से भी उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ें कोशिश में चल रहा है। जो सकारात्मक सरकार का पहल है उसको भी आप लोग सामने लाइए। हो सकता है कुछ कमियां हैं, लेकिन पहल सरकार का है कि इस बिहार के नौजवान रोजगार के लिए दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आज नौजवान खुश हो रहे हैं कि बिहार में नई नई वैकेंसियां निकल रही है। ये कम बात है, जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो नौजवानों के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक तरफ मोदी जी की जो सरकार है वो नौजवानों को बेरोजगार करने में लगी हुई है, देश से रोजगार छीनने में लगी हुई है, और 4 साल की नौकरी सेना में दे करके और सेना को भी तहस नहस करने में लगी है और नौजवानों के साथ विश्वासघात कर रही है। वैसे में हमारी समर्थन से चलने वाली बिहार की जो सरकार है कम से कम एक सकारात्मक कदम उठा रही है, हर विभागों में बहालियां निकल रहा है, एक बड़ी बात है और इसको भी सामने लाया जाना चाहिए। बहुत